आइए आज हम लोग जानते हैं सी टेट और एम पी टेट के अंतर्गत मैथ पेडागॉजी सब्जेक्ट को। जैसा हम लोग इसके पहले पढ़ते आ रहे हैं, आज हम लोगों का पार्ट 7 चलेगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स। ये हम लोगों का टॉपिक है जो कहाँ मिलता है, मैथ पेडागॉजी के अंतर्गत मिलता है। अगर हम एग्ज़ाम देते हैं सी टेट का, एम पी टेट का या किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम को हम देंगे, आपको 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनना निश्चित होता है, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, डायरेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हमें पढ़ाना हो क्या, मैथ, तो मैथ को हमें पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक जानकारी और बता दें, हमारा जो वीडियो होता है 10 या 12 मिनट का होता है, इसमें हम पूरा आपको डिटेल नहीं दे पाते हैं जो भी हम शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं। जैसे इसके पहले हम क्या पढ़े थे, प्रयोगशाला विधि, तो 12 से 15 मिनट में हम प्रयोगशाला विधि को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। ये इनकी क्लास होनी चाहिए कम से कम, नहीं तो 2 घंटे की क्लास होगी, तब हम बेहतर तरीके से प्रयोगशाला विधि को, आगमन विधि को, निगमन विधि को सीख पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में मोबाइल के माध्यम से इतना होना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल अभी समझ पा रहे हैं या जान पा रहे हैं कि ये प्रयोगशाला विधि है क्या, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, लेकिन हमको संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक हम उसको बेहतर तरीके से 2 घंटे या 3 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, गणित को कैसे पढ़ाया जाए, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। तो गणित को हम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाते हैं। आज हम लोग क्या जानेंगे, जो इसके पहले हमने पढ़ा था प्रयोगशाला विधि, उसके गुण को जानेंगे, उसके दोष को जानेंगे, फिर अगली विधि होगी हमारी अनुसंधान विधि, इसको भी जानेंगे। तो प्रयोगशाला की विधि में पहला गुण है, इस विधि के प्रयोग से बालक प्रयोगशाला के विभिन्न गणितीय उपकरणों का प्रयोग भली भांति सीख जाता है। ठीक है, अगर हम प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करके पढ़ाते हैं तो क्या होगा, बच्चा प्रयोगशाला में जाएगा, और प्रयोगशाला में जाएगा तो गणितीय उपकरणों को तो सीखेगा ही, क्योंकि उसी के माध्यम से तो क्या करेगा, गणित के प्रश्नों को हल करेगा। तो गणित के प्रश्नों को जब हल करेगा तो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ठीक है, आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। इस विधि के प्रयोग से बालक प्रयोगशाला के विभिन्न गणितीय उपकरणों का प्रयोग भली भांति सीख जाता है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से बताया हुआ था इसके पिछले वाली क्लास में कि कैसे प्रयोगशाला विधि का हम प्रयोग करते हैं अपने क्लासरूम में। तो वहाँ पे अगर हम एक बच्चा प्रयोग करके सीखेगा तो क्या होगा, वो गणितीय उपकरणों को आसानी से सीख जाता है कि ये है क्या, इसका क्या यूज होता है। अगला पॉइंट है हमारा, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। ठीक है, इसमें जैसे एनसीएफ 2005 के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, करके सीखना है, और करके सीखने का सबसे स्थायी, सबसे प्रबल जो विधि है वो कौन सी है, प्रयोगशाला विधि है। तो यहाँ पर अगर बच्चा करके सीखेगा तो उसका ज्ञान कैसा होगा, स्पष्ट ही होगा, और जब आप करके सीखते हैं तो आप वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। आप हमेशा के लिए, आपको याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, वहाँ पे उसका प्रयोग कर लिया है। आप खुद उसका प्रयोग करके ही आपने सूत्र बनाया, तो आपको वहाँ पे भूलने की कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको रटने की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों हम बार बार बता रहे थे, सभी विधियां मनोवैज्ञानिक विधि हैं, क्योंकि एक बच्चे के अंदर क्या जाती है, रुचि पढ़ने में, और जब पढ़ने में उस बच्चे के अंदर रुचि आ गई और हमने जिस विधि का प्रयोग किया उस विधि के माध्यम से उसकी क्या आई, रुचि, और अगर रुचि आ गई तो विधि क्या हो जाएगी, उसकी मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी। ठीक है, हमने क्या जाना, प्रयोगशाला विधि के गुण, पहला गुण, दूसरा गुण और तीसरा गुण। आइए हम लोग जानते हैं प्रयोगशाला विधि के दोष को। पहला दोष है, सभी अध्यापक इस विधि का प्रयोग सुचारू रूप से नहीं करा पाते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करना है, तो हमें संपूर्ण जानकारी होगी किसकी, गणितीय उपकरणों की, तभी हम क्या कर पाएंगे, इस विधि का प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई शिक्षक क्या है, वो आर्ट सब्जेक्ट का है, ठीक है, कोई कॉमर्स सब्जेक्ट का है, तो निश्चित है कि वो क्या करेगा, वो इस विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
लेकिन हमारे प्राइमरी शिक्षकों में ये होता है, जो भर्ती होती है उसमें क्या करते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे आप आर्ट से हों, चाहे कॉमर्स से हों, चाहे मैथ से हों, चाहे हिंदी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हों आपको इंग्लिश भी पढ़ानी है, आपको हिंदी भी पढ़ानी है, आपको मैथ भी पढ़ानी है, आपको EVS भी पढ़ानी है। आपको आए चाहे ना आए, सरकार से इससे मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि मैं आपको सैलरी देता हूँ और आपको पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे जो नुकसान होता है वो किसका होता है, एक स्टूडेंट का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो नहीं सीख पाता वास्तविक रूप में कि है क्या। जब ये है क्या वो नहीं सीख पाया तो क्या होता है, वो सीधे सीधे रट लेता है, और रटा हुआ ज्ञान क्या हो जाता है, यहाँ पे स्थायी लिखा हुआ है वो हो जाएगा सीधे सीधे अस्थायी। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सभी अध्यापक इस विधि का प्रयोग सुचारू रूप से नहीं करा पाते। उसका यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया क्यों नहीं करा पाते। यहाँ पे शिक्षकों की कोई गलती नहीं। फिर दूसरा पॉइंट है, इस विधि के द्वारा गणित के सभी समस्यात्मक प्रश्नों को हल नहीं कराया जा सकता। ठीक है, जितनी भी विधियां हैं उनका प्रयोग हम बार बार बता रहे हैं कि केवल हमारा जो टॉपिक होगा स्पेशल रूप से हम 1 या 2 विधि का उसमें प्रयोग करेंगे। सभी टॉपिक के लिए अलग अलग क्या होती हैं, हमारी शिक्षण विधियां होती हैं। जैसा हम उदाहरण के माध्यम से बताते आ रहे हैं, देखेंगे आप हर जगह क्या होगा, अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्रयोगशाला विधि का जब प्रयोग करके सभी प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, केवल इसका जो टॉपिक होगा उसी से संबंधित हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। फिर अगला दोष है, अधिक संख्या की कक्षा में यह विधि असफल है। आपकी कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो आप स्वाभाविक है कि आप क्या कर पाएंगे, ना तो आपके पास इतने सारे उपकरण हो पाएंगे, ना ही आप सभी बच्चों को गाइडलाइन कर पाएंगे, ना ही उनको सही से सिखा पाएंगे। क्योंकि आप शिक्षक एक है और छात्र कितने हो जाते हैं, 50-40, तो स्वाभाविक है कि आप क्या कर पाएंगे, उनको बेहतर तरीके से नहीं सिखा पाएंगे। और नहीं सिखा पाएंगे तो क्या होगा, यह विधि असफल है। कब? अधिक संख्या की अगर कक्षा हो गई तब। फिर अगला है, अत्यधिक खर्चीली होने के कारण इस विधि का प्रयोग सभी विद्यालयों में संभव नहीं है। जैसा अभी अपने वर्तमान समय के विद्यालयों में आप देख सकते हैं, एक भी प्राइमरी में ऐसी एक भी प्रयोगशाला नहीं मिलेंगी आपको जहाँ पे शिक्षक बेहतर तरीके से प्रयोग करके बच्चे को सिखा पाए, बेहतर तरीके से को स्पष्ट व्यवस्थाएं ज्ञान दे पाए। केवल क्या मिलेगा आपको बुक मिलेगा, ठीक है, और आपको बिल्डिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपको सही एजुकेशन देना है तो ये पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसके लिए आपको और बेहतर संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या जाना, हाउ टू टीच अ मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रयोगशाला विधि के गुण और प्रयोगशाला विधि के दोष। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो गुण पे होना चाहिए, लेकिन दोष क्या करते हैं, इसको और स्पष्ट कर देते हैं। दोष हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्या है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि को और स्पष्ट कर देंगे। किसी भी विधि को आप पढ़ते हैं आप फोकस करेंगे गुण पे, लेकिन दोष क्या होगा, उसको और स्पष्ट कर देगा कि इसमें और क्या कमी है, कहाँ से इसको हम दूर कर पाएँ। ठीक है, आइए अगली विधि को जानते हैं जिसका नाम है अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, ये हम लोगों की 7वीं विधि है। इसके पहले हम लोग 6 विधि पढ़ चुके हैं। तो अनुसंधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से मानी जाती है। ठीक है, जो अनुसंधान विधि है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से मानी जाती है। ठीक है, और ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आई फाउंड आउट, मैं खोजता हूँ। मैं यहाँ पर सीधे सीधे किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, सभी के लिए है, जरूरी नहीं केवल स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आई फाउंड आउट, मैं खोजता हूँ। ठीक है, फिर आगे जानेंगे। इस विधि के जनक प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रांग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर में, H.E. आर्मस्ट्रांग का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। अनुसंधान विधि के जनक कौन है, H.E. आर्मस्ट्रांग दे देगा या फिर दे देगा हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। ठीक है, कभी कभी दोनों देता है, कभी कभी आधा देता है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए कि आपने इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान रखा है कि नहीं रखा है,
तो आपको इनका शॉर्टकट नेम तो पता ही हो गया होगा, लेकिन इनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, H.E. आर्मस्ट्रांग कौन है? अनुसंधान विधि के जनक। फिर अनुसंधान विधि को हम अन्वेषण विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि अनुसंधान विधि के जनक कौन है, तो आप तो बता देंगे हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। फिर आगे अन्वेषण विधि के जनक कौन है, या किसी का दूसरा नाम दे देगा तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जान लेंगे। अनुसंधान विधि को हम अन्वेषण विधि के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षण के इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों को खोजी बनाना है। खोजी कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम जब उदाहरण पढ़ेंगे तब बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके उदाहरण को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इस पॉइंट को आप स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है H.E. आर्मस्ट्रांग के शब्दों में। H.E. आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा हुआ है, किसके बारे में? खोजी के बारे में, आई फाउंड आउट के बारे में, अनुसंधान के बारे में। उनके जो शब्द थे वो इंग्लिश में थे, इसको हिंदी में बाद में कन्वर्ट किया गया, लेकिन जो H.E. आर्मस्ट्रांग ने बताया था अनुसंधान की परिभाषा वो इंग्लिश में थी, वो ये लिखी हुई है। इन दिस टाइप टीचिंग मेथड वी प्लेस दिस स्टूडेंट एज फॉर एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवर। ठीक है, फिर से सुनेंगे। इन दिस टाइप टीचिंग मेथड वी प्लेस दिस स्टूडेंट एज फॉर एज पॉसिबल इन द एटीट्यूड ऑफ डिस्कवर। हिंदी में जानेंगे, शिक्षण के इस विधि में हम बालकों को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देखते हैं। ये किसके शब्द हैं? ये बाद में हिंदी में ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन ये जो है किसके शब्द हैं? ये H.E. आर्मस्ट्रांग के ही शब्द हैं जो इंग्लिश में लिखे गए हैं। वो उन्होंने जो अनुसंधान विधि के क्या हैं, जनक हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ था। ठीक है, अगले विधि में हम जानेंगे अगले वीडियो में, जो आई फाउंड आउट को कि कैसे खोजता है बच्चा, कैसे हम इसका क्लासरूम में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो इससे प्रश्न जो बनेगा वो आप केवल क्या कर रहे हो, केवल इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ना कि आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि 15 मिनट की वीडियो में आप संपूर्ण जानकारी इसके वीडियो अनुसंधान विधि के बारे में, आगमन विधि के बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्पष्ट एवं स्थायी होता है। तो देखिए, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, केवल जानकारी प्राप्त होती है एक स्टूडेंट को, लेकिन किताबों में लिखा होता है, इसलिए हमने भी लिख दिया हुआ है। लेकिन ये शब्द यहाँ पे सही नहीं है, ये जो शब्द है वो सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता है, केवल हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।